Good morning. I am Sushma Tripathi, PGT History, Kendriya Vidyalaya Dhana. I am going to start History, Chapter 12, Topic Colonial Cities, Urbanization, Planning and Architecture. This is Part 1. Let's begin. In this chapter, we will discuss process of urbanization in colonial India, distinguish characteristics of colonial cities and track social changes within them, and we will also see developments in three big cities, the name of three big cities: Madras, Calcutta and Bombay. These cities associated with the fishing and weaving village. जो यहाँ पे मुख्य काम होता था वो फिशिंग और वीविंग का होता था. Due to the economic activities of the English East India Company, they became important trade centers. ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के कारण ये क्या बन गए थे? इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड बन गए थे. कंपनी के एजेंट यहाँ पर आ करके सेटल होने लगे. सो they settled in Madras in 1639 and in Calcutta 1690. English king was given Bombay to the company in 1661. इंग्लिश किंग ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 1661 में दिया था, जो उन्हें पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के रूप में दिया था. इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीन बिग सिटीज़ जो हैं ये महत्वपूर्ण ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में उभर कर सामने आते हैं. मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मध्य तक ये जो तीन सिटीज़ हैं वो बिग सिटीज़ बन गई थी और यहाँ पर जो न्यू रूलर्स रहते थे और यहाँ से ये प्रशासन को कंट्रोल करते थे. न्यू इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेटअप किया जाने लगा और यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था और राजा जो नए राजा हैं, न्यू रूलर्स की अथॉरिटी को डिमॉन्स्ट्रेट भी यहाँ से किया जाता था. यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इन बिग सिटीज़ में न्यू रूलर रहते थे. इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इंस्टीट्यूशंस बना रखे थे और ये राजा के प्रभुत्व को भी दर्शाता था, यानी राजा कितना शक्तिशाली है ये भी बताया जाता था. पुराने भारतीय शहरों से ये जो नए शहर हैं मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये क्वाइट डिफरेंट थे और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी थी ये इनके प्रभुत्व को भी दर्शाती थी. What do buildings express and what can architecture convey? बिल्डिंग्स क्या एक्सप्रेस कर रही है और आर्किटेक्चर क्या कन्वे कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हिस्ट्री के विद्यार्थी को ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर हमें बिल्डिंग्स और उन पे बने हुए आर्किटेक्चर से क्या पता चलता है. यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया गया है. रिमेंबर दैट आर्किटेक्चर हेल्प्स इन गिविंग आइडियाज़. आर्किटेक्चर आइडिया देता है. कौन सी आइडिया देता है? अ शेप इन स्टोन, ब्रिक, वुड और प्लास्टर. From the bungalow of the government officer, the palatial house of the rich merchant, to the humble hut of the laborer, buildings reflect social relations and identities in many ways. इससे क्या पता चलता है? चाहे वो सरकारी ऑफिसर का बंगला हो, चाहे वो जो व्यापारी मर्चेंट है इनका महल नुमा घर हो, चाहे वो एक
गरीब की झोपड़ी ही क्यों ना हो, इनसे सोशल रिलेशन का पता चलता है कि समाज में उस व्यक्ति की क्या स्थिति है। चैप्टर का पॉइंट 1 है टाउन्स एंड सिटीज़ इन प्री कॉलोनियल टाइम्स, यानी कि कॉलोनियल पीरियड के पहले भारत में जो टाउन्स और सिटीज़ थे उनके विषय में अब यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 1.1 व्हाट गेव टाउन्स देयर कैरेक्टर, यहाँ पर हम कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात कस्बे इम्पोर्टेंट कैसे बन गए इसके विषय में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं कि जो टाउन्स हैं वो रूरल एरियाज से डिफरेंट होता है, यानी कि टाउन्स में जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो गांवों में पाए जाने वाले कैरेक्टर्स से डिफरेंट होते हैं, उनसे उनके अपोजिट ही होते हैं। ये टाउन्स जो हैं ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कल्चर के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है इनका जो कल्चर होता है ये गाँवों से डिफरेंट होता है, जबकि गांव के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए ये क्या करते हैं, कल्टिवेटिंग लैंड, फॉरेजिंग इन द फॉरेस्ट और रियरिंग एनिमल्स, ये जो है खेती करते हैं, जंगलों से संग्रह करते हैं और पशुपालन करते हैं, इसी पर इनका जीवन निर्भर होता है। टाउन्स बाय कॉन्ट्रास्ट वर पीपल विद आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रूलर्स, जबकि टाउन्स में कौन कौन रहते हैं, आर्टिजन्स हैं, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रूलर्स गांव के विपरीत शहरों में रहते हैं। और ये जो है रूरल पॉपुलेशन को डोमिनेट करते हैं, रूरल पॉपुलेशन को ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं और इनसे क्या प्राप्त करते हैं, टैक्सेस प्राप्त करते हैं, टैक्सेस से गाँव से प्राप्त करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब कि गाँवों से जो इनको टैक्स मिलता है उसके द्वारा ही इनका जीवन यापन होता है। टाउन और सिटीज़ दोनों को फोर्टिफाइड किया गया था, दोनों ही जो है ये फोर्टिफाइड थे, चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए थे, जो कि टाउन और शहरों के बीच की विभिन्नता, सेपरेशन को बताता है कि गांव अलग हैं और जो शहर हैं वो अलग हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीजेंट्स हैं वो पिलग्रिमेज के दौरान शहरों की यात्रा करते हैं और यदि गांव से जब वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो वो इन शहरों से होकर के गुजरते हैं। और कई बार तो ऐसा भी आ जाता है कि फेमाइन यदि कभी अकाल वगैरह पड़ गया तो गाँव से लोग शहरों में चले जाते थे। इसी तरह से हमें शहरों का भी रिवर्स फ्लो दिखलाई पड़ता है कि किस तरह से गाँवों जो लोग हैं और जो उनका सामान है, ह्यूमन्स एंड गुड्स, ये भी टाउन से विलेज की तरफ आते थे। मान लीजिए टाउन्स पे कभी किसी ने अटैक कर दिया तो ये लोग कहाँ पे आ जाते थे, कंट्री साइड में आ जाते थे। और यहाँ पर हमें जो है एक बाज़ार की जो है बाज़ार और सामानों के उपभोग की एक नई शैली का पता चलता है कि किस तरह से ट्रेडर्स और पेडलर्स जो है सामानों को खरीदते, टाउन्स में खरीदते थे और उनकी जो सेलिंग थी वो कहाँ पे करते थे, विलेजेस में कर देते थे। तो इस तरह से हमें एक मार्केटिंग और उसके कंजप्शन का एक न्यू पैटर्न समझ में आता है। 16th एंड 17th सेंचुरी में मुग़लों ने जो शहर बसाए थे, ये कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, देयर मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स एंड देयर इम्पीरियल ग्रैंड्योर और वेल्थ के लिए ये फेमस थे। क्यों फेमस थे ये? क्योंकि इन शहरों में
जनसंख्या का केंद्रीकरण दिखलाई पड़ता है। इनकी जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो समृद्धि के प्रतीक थी, इसलिए ये जो शहर थे उस समय के वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। इम्पोर्टेंट शहरों में यदि हम देखें तो आगरा, दिल्ली और लाहौर इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे, जहाँ से इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाता था। जो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे यहाँ से कंट्रोल किया जाता था इन शहरों पे। मनसबदार और जागीरदार जो है इन शहरों में रहा करते थे, यहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स को बनाते थे, अपने हाउसेस को बनाते थे, और जो इनके पावर को का प्रतीक था, यानी कि इनके जो प्रेस्टीज है, इनका स्टेटस है, ये यहाँ पर रहते थे उससे पता चलता है। तो हमने देखा यहाँ पे 16 और 17 सेंचुरी में मुग़ल शासकों ने जो टाउन्स बनाए थे उनमें जनसंख्या का केंद्रीकरण पाया जाता था। ये बिल्डिंग्स अपनी जो है समृद्धि को भी बताते थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे। मनसबदार, जागीरदार यहाँ पे अपने हाउसेस को बनाते थे, उनको मेंटेन करते थे और यहाँ पर रहते थे, जो उनकी पावर और जो उनका प्रेस्टीज है उसका ये प्रतीक होता था। The presence of the emperor and noblemen in these centers, इन सेंटर्स में एम्परर और नोबलमैन रहते थे, तो इसका मतलब है कि इनको विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। आर्टिजन्स जो थे ये इनके लिए एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट बनवाते प्रोवाइड करते थे। ग्रेन इनको जो है कंट्री साइड से मिल जाता था, और जो ट्रेजरी है वो भी इन शहरों में होती थी, जहाँ पे रेगुलर रिवेन्यू से आता रहता था। इस तरह से राजा जो है वो 45 पैलेसेस में रहता था, जिसको जो है वॉल से एनक्लोज किया गया था। चारों तरफ उसके वॉल थे, उसमें विभिन्न एंट्री गेट बने हुए थे जो आने जाने वाले पर नज़र रखते थे। जो अंदर आ रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उन पे ये नज़र रखते थे। इन्हीं टाउन्स में गार्डन्स, मॉस्क्यू, टेम्पल्स, टॉम्स, कॉलेजेस, बाज़ार्स और कारवान सेरीज हुआ करते थे। और जो टाउन थे वो बेसिकली उनका जो द फोकस ऑफ द टाउन जो है वो कहाँ पे हुआ करता था, ये पैलेस और मॉस्क्यू की साइड में हुआ करता था। यानी जहाँ पे राजा का महल होता था, मॉस्क्यू होता था, उसी की तरफ टाउन का फोकस होता था, यानी उसी साइड लोगों का ध्यान होता था। अभी तक हमने उत्तर भारत में टाउन्स को देखा, अब दक्षिण भारत में देखते हैं कि किस तरह से टाउन से बने हुए थे। तो दक्षिण भारत में मदुरई, कांचीपुरम जैसे जो सेंटर्स बने हुए थे, इनका जो मेन फोकस था वो क्या था, टेम्पल था। यानी कि टेम्पल के अराउंड ही टाउन्स बने हुए थे, और ये इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स थे। रिलीजियस फेस्टिवल्स से और फेयर्स एक साथ हो जाते थे, जिससे कि पिलग्रिमेज और ट्रेड दोनों में ही लिंक स्थापित हो जाता था। अर्थात जो तीर्थ यात्रा का पर्पस है वो भी पूरा हो जाता था, और ट्रेड का जो पर्पस है वो भी पूरा हो जाता था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रूलर जो यहाँ पे थे वही हाईएस्ट अथॉरिटी थे, और लोग यहाँ पर जो रिलीजियस सेंटर्स है उसके भी हाईएस्ट अथॉरिटी कौन थे, जो है राजा ही थे, रूलर ही थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि राजा से जिसका जैसा रिलेशन होता था उसी से उसका सोशल स्टेटस से डिसाइड होता था कि समाज में व्यक्ति का क्या महत्व है, वो राजा के साथ उसके संबंधों पर ही निर्भर करता था। तो इस तरह से हमने देखा कि राजा के साथ जो जैसा संबंध जिसका है, सामाजिक पोजीशन उसकी वैसी होती थी। नॉर्थ इंडिया में इस
इसको मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो कोतवाल नामक ऑफिसर की होती थी, जो कि इंटरनल अफेयर्स और कानून व्यवस्था दोनों को ही देखता था ये, यानी कि इंटरनल अफेयर्स और पॉलिसीज़ दोनों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? कोतवाल के पास थी। तो कोतवाल हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिसर जो है ये रहा होगा। Do you know that the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru's grandfather Gangadhar Nehru, was the Kotwal of Delhi before the revolt of 1857? 1857 के रिवोल्ट से पहले गंगाधर नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडफादर थे, वो दिल्ली के कोतवाल थे। 1.2 चेंजेस इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में हम परिवर्तन देखेंगे। ये परिवर्तन क्या था? 18वीं शताब्दी में जो ओल्ड टाउन्स थे इनका पतन हो गया और उनकी जगह पे न्यू टाउन्स डेवलप होने लग गए। इसी तरह से यदि हम देखें कि जो ओल्ड मुग़ल टाउन्स थे, जैसे लाहौर हमने देखा, दिल्ली देखा, तो आगरा, इनका पतन हो गया और उस समय ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ हुआ करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पुराने शहर हैं उनका धीरे धीरे पतन हो जाता है और उनका स्थान जो है नए शहर ले लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ न्यू रीजनल पावर्स वॉज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल कैपिटल। अब यहाँ पर कुछ रीजनल कैपिटल्स इंक्रीज होने लग गए, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, पूना प्रेजेंट डे पुणे, नागपुर, बड़ौदा प्रेजेंट डे वडोदरा एंड तंजौर प्रेजेंट डे तंजावुर। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रीजनल कैपिटल्स अब एग्जिस्टेंस में आने लग गए थे और इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। Traders, administrators, artisans and other migrated from the old Mughal centers to these new capitals in search of work and patronage। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो मुग़ल सेंटर्स, जो ओल्ड मुग़ल सेंटर्स थे, वहाँ से लोग रोज़गार की तलाश में इन शहरों में आने लगे। तो इन शहरों में लोगों के आने के पीछे कारण क्या था? रोज़गार की तलाश था। जो नए राज्य थे ये कंटिन्यूस वॉरफेयर यानी लड़ाइयों में व्यस्त रहा करते थे। इससे जो भाड़े के सैनिक हैं, जो किराए पे आर्मीज़ ली जाती थी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल जाता था। अर्थात जो भी इन शहरों में आता था वो खाली नहीं बैठता था, उनको रोज़गार मिल जाता था। इसी तरह से जो नॉर्थ इंडिया में मुग़ल रूलर्स के समय के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने भी अर्बन सेटलमेंट्स कर लिए, जैसे कि कस्बा, गंज। ये सेटलमेंट्स से मुग़ल साम्राज्य के अधीन कार्यरत जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बसाया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पुराने शहरों की जगह पर नए शहर स्थापित होने लगे और कैसे उनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ी। परंतु ये जो इफ़ेक्ट है वो सब जगह पर एक जैसा नहीं था, बल्कि कुछ जगह पे आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो रिन्यूड की गई और दूसरी जगहों पे वॉर, प्लंडर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ा, जो कि पतन का एक कारण था। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पुराने शहरों का अस्तित्व मिट जाता है और जो नए शहर हैं वो अस्तित्व में आ जाते हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के केंद्र बनते हैं, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स बन जाते हैं ये। मुग़लों के समय में भी कुछ यूरोपियंस थे जिन्होंने सेंटर्स स्थापित किए थे, जैसे कि हम देखेंगे कि पुर्तगीज़ ने पणजी में 1510 में, डच मछलीपट्टनम 1605, द ब्रिटिश
in Madras 1639. The French Pondicherry, present-day Puducherry, in 1673. With the expansion of commercial activity, towns grew around these trading centers. ये महत्वपूर्ण कमर्शियल एक्टिविटी सेंटर थे और इनके अराउंड टाउन्स डेवलप हुए थे. By the end of the 18th century, the land-based empire in Asia were replaced by the powerful sea-based European empires. Forces of international trade, mercantilism and capitalism now came to define the nature of society. अब जो है नेचर ऑफ सोसाइटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर डिसाइड होने लगी. तो इस तरह से हमने देखा कि एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में जो लैंड बेस्ड एम्पायर हैं, एशिया में जो लैंड बेस्ड एम्पायर हैं, जो भूमि पर अपने साम्राज्य स्थापित किए थे, उनको रिप्लेस्ड कर दिया. किसने रिप्लेस्ड कर दिया? पावरफुल सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर्स ने. जो पावरफुल सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर्स हैं, उन्होंने जो है इनको रिप्लेस कर दिया. और अब समाज को परिभाषित कौन कर रहा है? जो इंटरनेशनल ट्रेड है, फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मर्केंटिलिज्म एंड कैपिटलिज्म. ये वाणिज्यवाद है. मर्केंटिलिज्म को वाणिज्यवाद कहा जाता है, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड सब कुछ शामिल होता है. और कैपिटलिज्म में यहाँ पर जो है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म पूंजीवाद है. इन्होंने अब सोसाइटी के नेचर को परिभाषित कर दिया कि अब किस तरह का समाज होगा. फ्रॉम द मिड 18th century देयर वॉज अ न्यू फेज ऑफ चेंज. मिड ऑफ 18th सेंचुरी में हमें जो है न्यू फेज ऑफ चेंज दिखलाई देता है. और 17th सेंचुरी में जो भी प्लेसेस कमर्शियल सेंटर्स इस्टेब्लिश थे, जैसे कि सूरत हो गया, मछलीपट्टनम है, ढाका है, विच हैड ग्रोन इन द 17th सेंचुरी. इनका विकास कब हुआ था? 17th सेंचुरी में. ये 17th सेंचुरी के महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर्स थे. ये डिक्लाइन व्हेन ट्रेड शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस. इनका पतन हो गया. क्यों पतन हो गया? व्हेन ट्रेड शिफ्टेड टू अदर प्लेस. ट्रेड अब कहाँ शिफ्ट हो गया? दूसरे प्लेसेस पे हो गया. एज द ब्रिटिश ग्रेजुअली एक्वायर्ड पॉलिटिकल कंट्रोल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. तो पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिशर्स को कब मिलता है? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स को भारत पर पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गया था. एंड द ट्रेड ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड. और इस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है वो क्या हुआ था? एक्सपेंड हुआ था, उसका विस्तार हुआ था. कॉलोनियल पोर्ट सिटीज सच एज मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे रैपिडली एमर्ज्ड एज द न्यू इकोनॉमिक कैपिटल. इस तरह से मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जो है न्यू इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आए. दे ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल पावर. इसके साथ साथ में ये जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर के भी ये प्रतीक बन गए. न्यू बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड. यहाँ पे न्यू बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किया गया. एंड अर्बन स्पेसेस वर ऑर्डर्ड इन न्यू वेज. न्यू ऑक्यूपेशंस डेवलप्ड एंड पीपल फ्लॉक टू दीज कॉलोनियल सिटीज़. अब इन कॉलोनियल सिटीज़ में न्यू ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटी थी, जिससे लोग वहाँ पर जाते थे. By about 1800 they were the biggest cities in India in terms of population. और 1800 तक ये जो है पॉपुलेशन के मामले में यदि देखें तो ये बिगेस्ट सिटीज़ बन जाते हैं. तो इस तरह से हमने ये देखा कि 18वीं शताब्दी में कैसे न्यू इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इमर्ज्ड हुए
और जो पुराने से टाउन्स थे वो कैसे धीरे धीरे उनका पतन हो गया। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।